नमस्कार। हिंदी जगत में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डायरी का एक पन्ना, जिसके लेखक हैं सीताराम सेकसरिया। ये हमने कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया है। डायरी हिंदी साहित्य की एक विधा है। हिंदी में इसे हम दैनंदिनी भी कहते हैं। डायरी में लोग अपने पूरी दिनचर्या को लिखते हैं। सुबह से शाम तक जो जो उनके जीवन में मुख्य घटनाएं होती हैं, वे एक डायरी में लिख लेते हैं। यदि हमें किसी की आत्मकथा या जीवनी लिखनी हो, आत्मकथा तो लेखक स्वयं ही लिखता है, तो उसमें भी डायरी का महत्वपूर्ण स्थान होता है। वह अपने अतीत के बारे में जान सकता है। और यदि हमें किसी की जीवनी लिखनी हो, तब भी डायरी हमारे बहुत काम आती है। तो डायरी का एक पन्ना, जैसा कि शीर्षक से ही पता चल जाता है कि यह किसी डायरी का एक अंश है, लिया गया है। तो पाठ प्रारंभ करने से पहले हम लेखक सीताराम सेकसरिया के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सीताराम जी का जन्म 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में हुआ था। इनका अधिकांश समय कलकत्ता, जो आज कोलकाता कहलाता है, वहां पर बीता। ये व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए तो थे ही, साथ ही अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक भी थे, संस्थापक भी थे, संचालक भी थे। गांधी जी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बहुत नजदीकी रहे थे। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान इन्होंने जेल यात्रा भी की, यानी इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा था। कुछ साल तक ये आजाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे। आप सभी जानते हैं, आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 1962 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। सीताराम जी को विद्यालयी शिक्षा पाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने स्वाध्याय से ही पढ़ना लिखना सीखा था। उनकी कुछ उल्लेखनीय कृतियां हैं: स्मृतिकरण, मन की बात, बीता युग, नई याद और एक कार्यकर्ता की डायरी। तो आज हम उन्हीं के द्वारा रचित डायरी का एक पन्ना पढ़ेंगे। आपको समझ में आ ही गया होगा कि सीताराम जी स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को अपनी आंखों से देखा था और अपनी डायरी में ये उस स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखते जाते थे। उन्हीं में से एक डायरी का जो एक अंश है, वो हमने इसमें लिया है। ये हमारे पाठ के रूप में हमारे सामने है। तो आज हम इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। 26 जनवरी। 26 जनवरी का नाम लेते ही हमारी आंखों के सामने गणतंत्र दिवस आ जाता है। लेकिन आप सभी को मालूम है कि हमें आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को। तो डायरी का एक पन्ना प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें परतंत्र भारत यानी गुलाम भारत की सजीव झांकी दिखाई गई है। बताया गया है कि भारतवासी, खास तौर से, विशेष तौर से कलकत्ता वासी कितना बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग ले रहे थे। ये उस दिन के बारे में बताया गया है। तो पाठ प्रारंभ करते हैं कि आज का दिन तो अमर दिन है। अमर यानी जो कभी खत्म नहीं हो सकता, मिट नहीं सकता, जो कभी मर नहीं सकता। तो 26 जनवरी के दिन के बारे में ये बता रहे हैं। ये घटना है 26 जनवरी 1931 की। तो वो बताते हैं, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है कि आज का दिन तो अमर दिन है। आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी। यानी ये घटना तो है 26 जनवरी 1931 की,
और सीताराम जी ने ये बताया है कि आज के ही दिन यानी 1 वर्ष पहले 26 जनवरी 1930 के दिन पूरे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इस वर्ष उसकी पुनरावृत्ति थी। जैसे हम अपना जन्मदिन मनाते हैं तो ठीक उसी तरीके से 26 जनवरी 1931 को उसी घटना की पुनरावृत्ति की जा रही थी कि 1 साल पहले हमने जो स्वतंत्रता दिवस मनाया था आज भी हम वैसा ही दिन मनाएंगे। इसके लिए काफी तैयारियां की गई थी। कलकत्ता वासियों ने पिछले साल तो बहुत कम भाग लिया था, लेकिन इस साल उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लिया था। तो यहाँ उन्होंने बताया कि गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था, यानी हमने बहुत कम अपना योगदान इसमें दिया था, लेकिन इस साल हम जितना दे सकते थे हमने अपना योगदान इसमें दिया था। केवल प्रचार में 2000 रुपए खर्च किए गए थे। उस जमाने में सन 1931 में 2000 रुपए बहुत महत्व रखते थे, तो सिर्फ प्रचार करने में ही 2000 रुपए लगाए गए थे। सभी लोग अपने अपने काम को समझ रहे थे। जितने भी कार्यकर्ता थे, स्वतंत्रता आंदोलन में जो भाग लेने वाले थे, उनको सभी को इस बात के लिए समझाया गया था कि हमें 26 जनवरी 1931 को स्वतंत्रता दिवस मनाना है। ये सब काम उनको खुद को ही करना है। जो पैसा खर्च होगा इसमें उसकी जिम्मेदारी भी आपको ही उठानी है, अर्थात जो पैसा खर्च होगा वो भी आपको ही देना होगा। जगह जगह के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। राष्ट्रीय ध्वज स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रतीक होता है। तो सीताराम जी ने हमको बताया कि जितने भी कार्यकर्ता थे, प्रत्येक के घर जाकर उनको समझाया गया कि आज के दिन की जिम्मेदारी हम ही लोगों के ऊपर है। हम ही को ये स्वतंत्रता दिवस सफल बनाना है। इसके लिए जो भी पैसा खर्च होगा वो भी हमें ही देना है। इसकी जिम्मेदारी भी हम ही लोगों के ऊपर है। अब वो आगे बताते हैं कि बड़े बाजार के प्राय मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और कई मकान तो ऐसे सजाए गए कि ऐसा मालूम होता था मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। बड़ा बाजार जो कि कलकत्ता का एक स्थान है, वहां पर जितने भी मकान थे सभी के ऊपर राष्ट्रीय झंडा फहराने लग गए थे लोग। बहुत से मकान ऐसे सजाए गए, इतनी भव्य सजावट की गई थी कि ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो हमें आजादी ही मिल गई हो। कलकत्ता के प्रत्येक भाग में झंडे लगाए गए थे। झंडे लगाने का मतलब ही है कि हमको मानो आजादी मिल गई हो, ये स्वतंत्रता का प्रतीक होता है। अब इसके अंदर कुछ बातें विशेष हैं जो हम आगे से आगे पढ़ते चले जाएंगे। पहला है कि कलकत्ता में राष्ट्रीय ध्वज का फहराना, जैसा कि अभी आप सामने देख ही रहे हैं कि सभी मकानों के ऊपर, दुकानों पर, सब जगह झंडे फहराए गए, राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था। बहुत से मकानों को ऐसा सजाया गया था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। लोगों के अंदर इतना जोश और उत्साह भरा हुआ था कि उन्होंने कलकत्ता के प्रत्येक भाग में झंडे लगा दिए थे। जिस तरफ से भी लोग आते जाते थे उस रास्ते पर उत्साह था, नवीनता थी। ये इतना जोश खरोश के अंदर लोग भरे हुए थे कि देखते ही बनता था। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट इससे पहले कभी नहीं की गई थी। तो ये बात वहां पर पुलिस वालों को पता चल चुकी थी कि जो सजावट की जा रही है इसके पीछे कोई ना कोई मकसद अवश्य है। तो वहां पर पुलिस पूरी ताकत से शहर में गश्त लगा रही थी, यानी घूम रही थी। मोटर गाड़ियों में पुलिस घूम रही थी। बहुत सी गाड़ियां वैसे ही शहर में घुमा घुमा के देख रहे थे। इस बात का अंदाजा लगा रहे थे कि कहीं कुछ
सामाजिक कार्यकर्ता या स्वतंत्रता सेनानी कोई गलत काम तो नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उस वक्त ब्रिटिश सरकार हमारे ऊपर शासन कर रही थी। तो ऐसे समय में हम लोग आज़ादी से घूम फिर नहीं सकते थे, राष्ट्रीय झंडा फहरा नहीं सकते थे। तो पुलिस पूरी तरीके से प्रदर्शन कर रही थी, अपना जितना वो गश्त लगा सकती थी, घूम सकती थी, वह पूरी ताकत से गश्त लगा रही थी। घुड़सवार भी वहां पर इधर से उधर घूम रहे थे। घोड़े के ऊपर जो पुलिस घूम रही थी वह भी इसी में लगी हुई थी, या देखने में लगी हुई थी कि यहाँ पर लोग इकट्ठा ना होने पाए, कोई जुलूस या सभा ना होने पाए। यदि सभी दुकानों, मकानों, बाजारों में जब राष्ट्रीय झंडा फहराया गया है तो कुछ ना कुछ तो आज स्वतंत्रता सेनानी करने वाले हैं। इसलिए उनको रोकने के लिए, मना करने के लिए शहर में पुलिस घूम रही थी। कहीं पर भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी। ट्रैफिक पुलिस जो यातायात को नियंत्रण करती है, उन लोगों को भी इसी काम में लगा दिया गया था कि कोई भी लोग इकट्ठे ना होने पाए और ना ही कोई जुलूस निकालने पाए। अब जितने भी बड़े बड़े बगीचे थे, मैदान थे, पुलिस ने सबको घेर लिया था ताकि यहाँ पर लोग इकट्ठा ना हो सके। अब दूसरा इसके अंदर है मोनूमेंट। मोनूमेंट एक स्थान का नाम है जहां पर शाम को सभा होने वाली थी। पुलिस को पता चल चुका था कि यहाँ पर लोग शाम तक इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ पर शाम को सभा होगी, और लोग इकट्ठा होके कैसे आएंगे? जुलूस के रूप में आएंगे। तो मोनूमेंट के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी, उस स्थान को सुबह 6 बजे से ही पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया था। सभा तो शाम को होने वाली थी, लेकिन एहतियात के तौर पर पुलिस ने सुबह 6 बजे से ही मोनूमेंट को घेर लिया था। इसके बावजूद भी सुबह सुबह ही कई जगह पर झंडा फहरा दिया गया था। अविनाश बाबू, जो बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री थे, वे श्रद्धानंद पार्क में गए। ये भी एक स्थान है। वहां पर उन्होंने जैसे ही झंडा गाड़ा, पुलिस ने उनको पकड़ लिया और लोगों को बहुत मारा पीटा और वहां से हटा दिया गया। कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह, जो तारा सुंदरी पार्क में झंडा फहराने के लिए गए तो थे, लेकिन अंदर नहीं जा सके क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में वहां पर पुलिस मौजूद थी। वहां पर बहुत मारपीट हुई, लोगों को बहुत मारा पीटा गया। पुलिस उनको भगाने के लिए उनके ऊपर लाठियां बरसा रही थी। तो इतनी मार पिटाई हुई तो कुछ लोगों के तो सिर फट गए, वे लहूलुहान हो गए। तो मोनूमेंट के पास में बहुत ज्यादा संघर्ष हो रहा था। अब यहाँ पर महिलाओं ने, लड़कियों ने बहुत बड़ी संख्या में इस जुलूस में भाग लेने का निश्चय कर लिया था। जो गुजराती सेविका संघ थी, उनकी तरफ से जो जुलूस निकाला गया उसमें बहुत सी लड़कियां थी, उनको सबको गिरफ्तार कर लिया गया। तो यहाँ तक आपने कुछ चीजें देखी कि कलकत्ता के प्रत्येक बाजार को, मकान को, दुकानों को, सभी को बहुत सजाया गया था। वहां पर राष्ट्रीय झंडा जो स्वतंत्रता का प्रतीक था वो फहराया गया था। मोनूमेंट जो स्थान है, वहां पर सभी लोग शाम को इकट्ठा होने वाले थे। यह निश्चित किया गया था कि मोनूमेंट के ऊपर हम राष्ट्रीय झंडा फहराएंगे और प्रतिज्ञा पढ़ेंगे स्वतंत्रता की। तो मोनूमेंट को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया था। जो अविनाश बाबू थे और हरिश्चंद्र सिंह थे, ये लोग जब झंडा फहराने के लिए आगे बढ़े थे तो इन लोगों को वहां से मार पीट कर भगा दिया गया था। बहुत से लोग बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुके थे। गुजराती सेविका संघ की ओर से जो जुलूस निकाला गया उसमें बहुत बड़ी संख्या में लड़कियां शामिल थी।
उन सभी को गिरफ्तार किया गया। तो अभी तक आपको इतना समझ में आ गया होगा कि पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी इस जुलूस में आगे बढ़ रही थी, अपना योगदान दे रही थी। अब गुजराती सेविका संघ के अलावा मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। सुबह 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की जो लड़कियां थी, उन्होंने अपने विद्यालय में ही झंडा फहराया। जानकी देवी, मदालसा आदि भी वहां पर गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण स्त्रियां थी जिन्होंने इस जुलूस में, इस सभा में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। लड़कियों को उत्सव क्या है, इसका मतलब समझाया गया कि आज हम ये झंडोत्सव क्यों मना रहे हैं, आज हमने कलकत्ता को क्यों सजाया है, आज हम लोग जुलूस क्यों निकाल रहे हैं, इन सब के पीछे क्या वजह है, ये सब कुछ उनको समझाया गया। अब लेखक सीताराम जी एक मोटर में बैठकर घूम घूम कर ये सब कुछ देख रहे थे। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था कि कलकत्ता वासी कितने सक्रिय हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए कितने बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ये सब देख देख कर उनको बहुत अच्छा लग रहा था। जो भी काम हो रहा था उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने ये भी देखा कि जगह जगह पर फोटो खींचे जा रहे थे ताकि पूरे भारत को ये बता सकें कि कलकत्ता वासी स्वतंत्रता आंदोलन में पीछे नहीं है। 2-3 बजे तक बहुत से लोगों को पकड़ लिया गया था, जिसमें मुख्य थे पूर्णदास और पुरुषोत्तम राय। सुभाष बाबू जो जुलूस निकाल रहे थे, उसकी पूरी जिम्मेदारी पूर्णदास पर थी। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उससे पहले ही वे सारा प्रबंध कर चुके थे। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा हुआ था। स्त्रियां जगह जगह के ऊपर इकट्ठी हो रही थी, जुलूस निकालने और ठीक स्थान यानी मोनूमेंट के पास पहुंचने की कोशिश कर रही थी। स्त्रियों ने अपने अलग अलग समूह बना रखे थे। उनका इरादा यही था कि हम सब जुलूस निकाल कर और ठीक समय के ऊपर मोनूमेंट तक पहुंच जाएंगे। अब मोनूमेंट के पास में जैसा प्रबंध सुबह किया गया था, यानी जब 6 बजे ही पुलिस ने मोनूमेंट को घेर लिया था, अब थोड़ी पुलिस वहां से छट चुकी थी, वहां से हट चुकी थी। तो 1 बजे के लगभग जब लोगों ने ये देखा कि वहां से पुलिस हट चुकी है, तो उनके मन में एक उम्मीद कायम हुई कि शायद अब पुलिस पहले की जैसे यहाँ पर नहीं आएगी। यानी पुलिस पूरे कलकत्ता में इधर उधर बढ़ चुकी है, छट चुकी है, तो यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में अब पुलिस नहीं आएगी। तो लोगों को ये उम्मीद हो गई थी, लेकिन पुलिस कब रुकने वाली थी। जब 3 बजे के आसपास मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी, लोग समूह बनाकर, टोलियां बनाकर इधर से उधर घूमने लगे, तब पुलिस चुप बैठने वालों में से नहीं थी। पुलिस वापस आने लग गई थी। लेकिन आज जो बात थी वह बिल्कुल अनोखी थी, अनूठी थी, निराली थी। इतनी बड़ी संख्या में एक साथ लोग यहाँ पर कभी भी इकट्ठा नहीं हुए थे। तो जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ, तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में कभी भी नहीं की गई थी। और सभा तो क्या कहें, एक ओपन लड़ाई कहना चाहिए इसको। इसका मतलब है कि जब से लोग स्वतंत्रता आंदोलन के लिए कानून को भंग कर रहे थे, जो ब्रिटिश सरकार ने जो कानून बनाए थे, वे कानून भंग करते जाते थे, कानून तोड़ते जाते थे। तो जब से कानून भंग करने का काम चालू हुआ, लोग जुलूस निकालते थे, सभा करते थे, तब से आज तक इतनी बड़ी सभा और ऐसे मैदान में कभी भी नहीं की गई थी। इसको ओपन लड़ाई कहा गया है, खुली लड़ाई कहा गया है।
ये बात वहां के पुलिस कमिश्नर को पता चल चुकी थी कि लोग जुलूस भी बनाएंगे, सभा भी होगी, मोनूमेंट पर झंडा भी फहराया जाने का प्रयास किया जाएगा और प्रतिज्ञा भी लोग पढ़ेंगे। तो उन्होंने एक नोटिस निकाला, क्योंकि हम गुलाम थे, अंग्रेजी शासन के अधीन थे। तो वहां के पुलिस कमिश्नर ने एक नोटिस निकाल दिया। कानून बताए गए उसमें कि इन कानून के तहत, इन धाराओं के तहत कोई भी सभा नहीं हो सकती है। तो जो कार्यकर्ता सभा या जुलूस निकालने वाले थे, उन सभी को सूचित कर दिया गया। जो वहां पर पुलिस के लोग थे, पुलिस इंस्पेक्टर थे, उन्होंने इस नोटिस की सूचना सभी कार्यकर्ताओं को और अन्य लोगों तक भी पहुंचा दी थी कि यदि आप लोग सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे, अपराधी समझे जाएंगे और आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। लेकिन लोग कब डरने वाले थे। आजादी के दीवानों में इतनी आजादी के लिए दीवानगी भरी हुई थी कि उन्होंने एक अलग से नोटिस निकाल दिया। जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो कार्यकर्ता थे, उनकी तरफ से भी एक नोटिस निकाला गया कि मोनूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा भी पढ़ी जाएगी। इसलिए सभी को वहां पर उपस्थित होना है, सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। यह खुला चैलेंज दे दिया गया था। कमिश्नर ने नोटिस निकाला कि कोई भी सभा नहीं हो सकती है, यदि आप सभा में जाएंगे तो आप दोषी समझे जाएंगे, आपके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। लेकिन स्वतंत्रता के दीवानों ने एक नोटिस निकाल दिया, यानी ब्रिटिश सरकार को एक खुला चैलेंज दे दिया कि हम तो सभा भी करेंगे, जुलूस भी निकालेंगे और झंडा भी फहराएंगे, प्रतिज्ञा भी पढ़ाएंगे। जिसको जो करना है वो कर सकता है, हम लोग अब भयभीत होने वालों में से नहीं है। अब 4:24 पर तो झंडा फहराना था, प्रतिज्ञा पढ़नी थी और ठीक 4:10 पर सुभाष चंद्र बोस जुलूस लेकर आए। उनको बीच में ही रोक दिया गया। सुभाष चंद्र बोस को तो पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन उनके साथ में इतने अधिक लोग थे कि पुलिस उस जुलूस को रोक नहीं सकी। मैदान से आगे बढ़ते ही, मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। बहुत लाठियां उन्होंने चलाई, बहुत से आदमी घायल हुए, लहूलुहान हुए। सुभाष चंद्र बोस पर भी बहुत ज्यादा लाठियां पड़ रही थी। वे बहुत तेज आवाज में वंदे मातरम बोल रहे थे। तो ज्योतिर्मय गांगुली, जो सुभाष चंद्र बोस के ही साथी थे, उन्होंने कहा कि आप एक तरफ आ जाइए। सुभाष चंद्र ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं, मैं एक तरफ नहीं होऊंगा, चाहे मुझे कितनी भी लाठियां खानी पड़े, मुझे आगे ही बढ़ना है, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं आगे ही बढ़ता जाऊंगा। तो सुभाष चंद्र बोस में और लेखक में बहुत ज्यादा दूरी नहीं थी, वे उनके कुछ समीप ही थे। तो सुभाष चंद्र बोस जो बहुत जोर से वंदे मातरम बोलते थे, ये सीताराम जी ने अपनी आंखों से देखा था। पुलिस बहुत ही भयानक रूप से लाठियां चला रही थी, यानी लोगों को बहुत बुरी तरीके से मार रही थी। उन्हीं में से एक थे क्षितिज चटर्जी। उनका सिर फट गया था। वे बहुत लहूलुहान हो चुके थे। सिर में से इतना खून बह रहा था कि देखा नहीं जा रहा था, आंखें बंद हो जाती थी। इतने भयभीत हो रहे थे कि उस खून को देखकर वे, उनके रोंगटे खड़े होने लगे। वे आंखें बंद कर रहे थे। ये सब पुरुषों का हाल हो रहा था। उनको इतनी बुरी तरीके से मारा पीटा जा रहा था कि वे सब लहूलुहान हो रहे थे। लेकिन स्त्रियों ने हार नहीं मानी। महिला समाज जो था वह मोनूमेंट की सीढ़ियों के ऊपर चढ़ गया था। वहां पर उन्होंने झंडा फहरा दिया।
महिलाओं ने ही घोषणा भी पढ़ दी। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच गई थी। सभी के पास में झंडे थे और वे वॉलंटियर जो वहां पर गए थे उनके ऊपर लाठियां पड़ रही थी, लेकिन इतनी मार खाने के बावजूद भी वे अपने स्थान से नहीं हट रहे थे। तो यहां तक आपने देखा कि सुभाष चंद्र बोस को भी बहुत मारा पीटा गया। उनके जितने भी साथी थे बहुत लाठियां खानी पड़ी उनको भी। बहुत सौ के सिर इतने ज्यादा फट गए थे कि उनका बहता हुआ खून देखा नहीं जा रहा था। पुरुषों का ये हाल हो रहा था, लेकिन स्त्रियां ने हार नहीं मानी थी। वे आगे बढ़ रही थी और ठीक 4:24 पर स्त्री समाज ने मोन्यूमेंट पर झंडा फहरा दिया। स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा भी पढ़ ली। बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं वहां पर पहुंच चुकी थी। बहुत लाठियां उन्होंने भी खाई थी, लेकिन वे अपने स्थान से नहीं हटी। न वहां पर पुरुष हट रहे थे और न ही महिलाएं हट रही थी। तो फिर क्या हुआ? सुभाष बाबू को पुलिस ने पकड़ लिया, यानी सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें गाड़ी में बिठाया और लाल बाजार में जो जेल था, लॉकअप यानी जेल में भेज दिया गया। तो कुछ देर बाद में स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चल दी। उनके साथ में बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। बहुत से पुरुष भी उसमें शामिल हो गए थे। अब इतने लाठियां बरसाने के बाद पुलिस कुछ ठंडी पड़ गई थी, लेकिन अब उसने वापस से डंडे चलाने शुरू कर दिए, वापस से लाठियां बरसानी चालू कर दी। तो इस समय बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो इतनी ज्यादा भीड़ थी तो आदमी भी बहुत से घायल हो गए थे। धर्मतल्ला एक स्थान का नाम है कलकत्ता में। यहाँ पर इस धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया, अर्थात पुलिस ने लोगों को इतना मारा पीटा कि लोग इधर से उधर भागने लगे थे, तो जुलूस टूट गया था। लेकिन वहां पर 50-60 महिलाएं मोड़ पर बैठ गईं। तो वो जब वे वहां से नहीं हट रही थी तो पुलिस ने उनको भी पकड़ा और लाल बाजार भेज दिया। लाल बाजार आप जानते ही हैं, वहां पर जो जेल थी वहां पर भेज दिया। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा। एक समूह जो था जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी, वो समूह आगे बढ़ा, जुलूस के रूप में आगे बढ़ा। तो उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोक दिया गया। वे वहीं पर बैठ गईं। वहां से उन्होंने इधर उधर भागना उचित नहीं समझा, वे वहीं पर बैठ गई। उनके आसपास फिर बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए थे, जिन पर पुलिस लाठियां चला रही थी। तो पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों पर भी लाठीचार्ज हो रहा था, उनको भी मारा पीटा जा रहा था। तो इस प्रकार करीब पौन घंटे तक जब पुलिस ने लाठियां चलाई, उसके बाद में पुलिस की गाड़ी आई और सभी को लाल बाजार ले जाया गया और भी बहुत से लोगों को पकड़ लिया गया। जो महिलाएं थी उन्हें भी पकड़ लिया गया और पुरुषों को भी पकड़ा और लाल बाजार लेकर उनको चले गए। बृजलाल गोयनका जो सीताराम जी के साथ कई दिनों से काम कर रहे थे और दमदम जेल में भी उन्हीं के साथ में थे, उनको भी पुलिस ने पकड़ लिया। बृजलाल गोयनका पहले तो झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मोन्यूमेंट की तरफ बहुत तेजी से दौड़ रहा था, लेकिन वो गिर पड़ा। उसे एक अंग्रेजी घुड़सवार ने लाठी मारी और फिर उसको पकड़ा और कुछ दूर ले जाकर छोड़ दिया। वह चुप नहीं बैठा, वह वापस आया और महिलाओं का जो जुलूस निकल रहा था वह उसी जुलूस में शामिल हो गया। यानी इतनी मार खाने के बावजूद भी उसका साहस नहीं टूटा था, वह वापस आया और महिलाओं के जुलूस में शामिल हो गया। वहां पर भी जब उसको भगाया गया था तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार चला गया। लाल बाजार जो लॉकअप है ही, और वहां पर गिरफ्तार हो गया। मदरसा
जिन्होंने कि इस जुलूस में महिलाओं का नेतृत्व किया था, वह भी पकड़ी गई थी। बाद में मालूम हुआ कि थाने में उसके साथ भी बहुत मारपीट की गई थी, यानी पुलिस ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा था। बाहर तो उन्होंने जुलूस पर तो लाठियां चलाई ही थी, थाने में भी ले जाकर महिलाओं को बहुत मारा पीटा था। कुल मिलाकर 105 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। रात को 9 बजे उन सबको छोड़ तो दिया गया, लेकिन उनके साथ बहुत मारपीट की गई थी। तो कलकत्ता में आज तक इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को गिरफ्तार नहीं किया गया था। तो सभी लोग जब 8 बजे के लगभग खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फोन आया कि वहां पर बहुत से आदमी आए हुए हैं जो लहूलुहान है, घायल है, बहुत सौ की हालत गंभीर है। उनके लिए हमें गाड़ी चाहिए जिससे उनको अस्पताल पहुंचाया जा सके। तो सीताराम जी जानकी देवी के साथ वहां पर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि बहुत से लोगों को चोट लगी हुई है, बहुत से लोग घायल हैं, लहूलुहान हैं। तो जो डॉक्टर दास गुप्ता थे, ये भी एक कार्यकर्ता ही थे, उनकी देखभाल कर रहे थे, मरहम पट्टी कर रहे थे और साथ ही साथ उनकी फोटो खींच रहे थे या फोटो खिंचवा रहे थे, ताकि पूरे भारत को बता सकें कि कलकत्ता वासी स्वतंत्रता आंदोलन में पीछे नहीं रहे हैं। देखो कितने लोग घायल हुए हैं, कितनी मार खाई है, कितनी लाठियां खाई हैं, लहूलुहान हो गए हैं, लेकिन पीछे नहीं हटे हैं। उस समय तक वहां पर 67 आदमी थे, लेकिन बाद में ये संख्या 103 तक पहुंच गई थी। जब सीताराम जी वहां पर पहुंचे, लेखक वहां पर पहुंचे, उस समय तक तो 67 आदमी ही थे, लेकिन उनके देखते ही देखते वहां पर 103 लोग हो चुके थे। 103 की संख्या तक घायल लोग बढ़ चुके थे। सभी लोगों को अस्पताल लेकर गए। वहां पर जब लोगों को देखा तब पता चला कि 160 आदमी तो अस्पतालों में पहुंच चुके हैं और जो लोग मरहम पट्टी करवा कर या थोड़े जो कम घायल थे, वे लोग जो अपने घरों को चले गए हैं, वो अलग से हैं। अर्थात 160 आदमी तो हॉस्पिटल में पहुंच ही चुके थे जो बहुत बुरी तरीके से घायल थे। उसके अलावा भी बहुत से लोग थे जो अपने अपने घरों को जा चुके थे। इस प्रकार से वो अंदाजा लगाते थे कि लगभग 200 आदमी तो घायल अवश्य हुए हैं। हो सकता है इससे ज्यादा संख्या में भी घायल हुए हों। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला। कितने पुरुषों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जेल भेजा, इसकी संख्या का उनको पता भी नहीं चल सका। सिर्फ महिलाओं की संख्या का पता चला जो 105 थी। लाल बाजार के जेल में इस 105 स्त्रियों को गिरफ्तार करके रखा गया था। बाद में तो उन्हें छोड़ दिया गया था, लेकिन उनके साथ भी बहुत मार पिटाई की गई थी। तो आज जो भी कुछ हुआ वह अपूर्व था। इससे पहले ऐसा काम कभी भी नहीं हुआ था कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने जुलूस निकाला, जिसमें लगभग कलकत्ता के प्रत्येक निवासी ने भाग लिया। इतनी बड़ी संख्या में लाठीचार्ज हुआ, पुलिस ने लाठियों से लोगों को मारा पीटा, इतनी बड़ी संख्या में लोग घायल हुए, लेकिन पीछे नहीं हटे। तो आज जो भी कुछ हुआ वह अपूर्व था। इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर जो कलंक था कि यहाँ पर आजादी के लिए कोई काम नहीं होता है, लोग ये सोचते थे, भारतवासी अन्य लोग ये सोचते थे कि कलकत्ता में या बंगाल में स्वतंत्रता के नाम पर कुछ विशेष काम नहीं हो रहा है। ये कलकत्ता वासियों के ऊपर मानो एक कलंक के समान था। तो ये आज काफी कुछ धुल चुका था। लोग सोच रहे थे कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है। लोगों को एक आशा बन रही थी कि यहाँ भी हम स्वतंत्रता के लिए काम कर सकते हैं। तो
उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। इसको संक्षेप में मैं अभी वापस बता देती हूँ। 26 जनवरी 1931 का दिन था। उस समय स्वतंत्रता दिवस की पुनरावृत्ति लोग मना रहे थे। कलकत्ता में, पूरे कलकत्ता में मकानों को, दुकानों को, बाजारों को बहुत सजाया गया था। प्रचार में ही 2000 रुपए खर्च कर दिए गए थे। अन्य चीजों में भी बहुत सा पैसा खर्च हुआ था। तो जितने भी स्वतंत्रता के लिए कार्यकर्ता थे, उन सब ने ही अपने अपने हिस्से से पैसा भी दिया था। सभी लोगों में बहुत जोश था, बहुत उत्साह था। कलकत्ता वासी सोच रहे थे मानो हमें तो आजादी ही मिल गई है। मोनूमेंट पर 4:24 पर झंडा फहराना था और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़नी थी। पुलिस कमिश्नर को जब यह बात पता चली तो उसने एक नोटिस निकाला कि कोई भी सभा नहीं हो सकती है। यदि आप लोग सभा में या जुलूस में भाग लेते हैं तो आप दोषी समझे जाएंगे और कानूनी कार्यवाही आपके खिलाफ की जाएगी। लोग नहीं माने। कौंसिल ने एक नोटिस और निकाल दिया कि हम तो झंडा भी फहराएंगे, प्रतिज्ञा भी पढ़ेंगे, जुलूस भी निकालेंगे, सभा भी करेंगे और सभी लोगों को इसमें उपस्थित होना है। कलकत्ता वाले जोश में भरे हुए थे। सभी लोग जुलूस में शामिल हुए। मोनूमेंट तक पहुंचने से पहले उनके ऊपर बहुत लाठियां चलाई गई। बहुत से लोग घायल हुए। सुभाष चंद्र बोस को भी गिरफ्तार किया गया, जेल में बंद किया गया। उनके बहुत से साथियों को, बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों को और आम जन को भी गिरफ्तार किया गया, जेल में बंद किया गया। लेकिन महिलाओं ने हार नहीं मानी। वे आगे बढ़ी। मोनूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर उन्होंने झंडा भी फहराया और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा भी पढ़ ली थी। बाद में महिलाओं पर भी पुलिस ने बहुत लाठियां बरसाई। उन्हें जेल भेजा गया। 105 स्त्रियों को लॉकअप में भेज दिया गया था। वहां पर जेल में भी उन्हें बहुत मारा पीटा गया। इसके साथ ही साथ अन्य लोगों को भी बहुत मारा पीटा गया था। बहुत से लोग अस्पताल पहुंचे थे, बहुत बुरी तरीके से घायल थे। बहुत कुछ अपनी मरहम पट्टी कराकर घर भी चले गए थे। डॉक्टर दास गुप्ता ने इनकी बहुत देखभाल की, साथ ही साथ उनकी फोटो भी खींची। वो फोटो खींचकर उनको पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पूरे भारत तक ये संदेश भेजना चाहते थे कि कलकत्ता वासी स्वतंत्रता के आंदोलन में पीछे नहीं है। वे कितनी भी मुश्किलें झेल लेंगे, उनके ऊपर कितना भी जुल्म ढाया जाएगा, लेकिन कलकत्ता के लोग आजादी को प्राप्त करने में पूरे भारत के साथ में हैं। तो ये डॉक्टर दासगुप्ता सोच रहे थे। लेखक सीताराम सेकसरिया ने जो डायरी का एक पन्ना लिखा है, डायरी का एक पन्ना तो हमारे पाठ का नाम है, उन्होंने जो डायरी लिखी उसी का एक छोटा सा अंश, यानी एक दिन का जो उन्होंने इसके अंदर बखान किया है, वो हमने इस पाठ के अंदर पढ़ा और समझा। उम्मीद है आपको पाठ समझ में आ गया होगा। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।